एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो के अंदर क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का वैसे प्रश्न को लेंगे जो पिछले कई वर्षों के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, और साथ ही साथ उस प्रश्नों का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यानी कि उस प्रश्न के आगे पीछे जितना भी प्रश्न बनेगा उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में एग्जाम के अंदर आप बैठे तो निश्चित रूप से प्रश्न को आप बनाकर आ सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना। देखिए प्रश्न क्या है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया कि संविधान संशोधन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है। सीधा सा प्रश्न पूछा गया है कि संविधान संशोधन करने का जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में, ऐसा प्रश्न है। संविधान संशोधन अगर बात कर ले, संविधान संशोधन करने का प्रावधान ये किस अनुच्छेद में है, यानी किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद है 368। संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद 368 के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब बात करना है संविधान में जो संशोधन है इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है। संविधान में संशोधन का प्रावधान ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया गया है, इसको भी ध्यान रखेगा। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से लिया गया, तो वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन यानी कि संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब प्रश्न आएगा कि संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है किस भाग में है, इसका वर्णन। भाग की बात करें तो संविधान का जो भाग 20 है, इसी भाग के अंदर में संविधान संशोधन का प्रावधान है। संविधान का जो भाग 20 है, इस भाग 20 के अंदर में संविधान संशोधन का प्रावधान है। ठीक है, अब प्रश्न आएगा कि संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ। संविधान में पहला संशोधन अगर बात कर लें, संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ। संविधान में पहला जो संशोधन हुआ वो हुआ था 1951 में। संविधान में पहला संशोधन कब होता है, 1951 में। थोड़ा सा और समझिए, मूल संविधान की बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे। मूल संविधान किसको कहें। मूल संविधान कहें जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और उसको लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू किया गया था, तो यही संविधान मूल संविधान कहलाया। जब तक कि भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया था, तो वह संविधान मूल संविधान कहलाया। इस मूल संविधान में कितने भाग थे, तो भाग की बात करें तो भाग जो था वो 22 था। मूल संविधान में कुल भाग 22 था। अनुच्छेद की बात करें तो कुल अनुच्छेद 395 था, 395 अनुच्छेद था। और अनुसूची की बात करें तो कुल अनुसूची जो था मूल संविधान में, अनुसूची की संख्या 8 था। जबकि वर्तमान में अनुसूची कितना हो गया है, तो वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 हो गया। इस तरह से समय समय पर संविधान में संशोधन किया गया और उसके अंदर में कुछ नया जोड़ा गया, कुछ चीजों को हटाया गया। ठीक है, तो इसी क्रम में संविधान में पहला संशोधन कब होता है, 1951। और इस 1951 के द्वारा संविधान का अनुसूची नंबर 9 जोड़ा जाता है। संविधान में अनुसूची नंबर 9 जोड़ा जाता है। अनुसूची 9 जोड़ा जाता है, इसको याद रखिएगा, अनुसूची 9 जोड़ा जाता है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ, तो हम लोग आंसर करेंगे पहला संशोधन हुआ 1951 में। और पहले संशोधन में क्या किया गया था, तो पहला संशोधन जो 1951 में हुआ, इसके द्वारा संविधान में अनुसूची नंबर 9 जोड़ा गया। अब प्रश्न आएगा कि इस अनुसूची 9 के अंदर किस विषय को शामिल किया गया। विषय की बात किया जाए तो इसके अंदर जो विषय शामिल किया गया था, इसके अंदर भूमि सुधार से संबंधित कानून था। भूमि सुधार से संबंधित जो कानून था उसको भारतीय संविधान का अनुसूची नंबर
9 के अंदर संविधान में पहला संशोधन करके जोड़ा गया था। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या था, मुख्य प्रश्न था संविधान संशोधन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है। संविधान का जो प्रावधान, संविधान में जो संशोधन करने का प्रावधान है, इसका अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 368 के अंदर है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन का जो प्रावधान है भाग 20 के अंदर है। संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? तो संविधान में पहला संशोधन हुआ 1951 में, जिसके द्वारा कि संविधान में अनुसूची 9 जोड़ा गया। और इस अनुसूची 9 के अंदर किस विषयों को शामिल किया गया था? तो भूमि सुधार से संबंधित जो कानून है इसको इसके अंदर जोड़ा गया था। ठीक है, तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के लिए क्या है। अगला प्रश्न पे जाने के पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जिसका जवाब कि आप लोगों को कमेंट में देना है। प्रश्न आप लोगों के लिए है कि भारत अपना गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाता है? भारत प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस कब मनाता है, जिसका जवाब कि आप लोगों को कमेंट में देना। आपके कमेंट का इंतजार है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुसूची में भाषा का प्रावधान है? संविधान का अनुसूची, संविधान के किस अनुसूची में, संविधान के किस अनुसूची में भाषा का प्रावधान है? भाषा, संविधान के किस अनुसूची में भाषा का प्रावधान है, ये प्रश्न पूछा गया है। संविधान के किस अनुसूची में भाषा का प्रावधान है, ये प्रश्न है। ठीक है, यानी कि भाषा जो है भारतीय संविधान में जो भाषा है, इस भाषा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि संविधान का अनुसूची नंबर 8 जो महत्वपूर्ण है, अनुसूची 8, संविधान का अनुसूची 8, और इस अनुसूची 8 जो है ये किससे संबंधित है? तो भाषा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का तो सीधा सीधा आंसर हो गया अनुसूची 8, यानी संविधान के किस अनुसूची में, यहाँ पर में होगा, आप लोग कर लीजिएगा, अनुसूची में भाषा का प्रावधान है। तो ये है अनुसूची 8। अनुसूची 8 जो है जिसमें कि भाषा का प्रावधान है। मूल संविधान में, इसको याद रखिएगा, मूल संविधान में अनुसूची 8 के अंदर, अनुसूची 8 में 14 भाषा का प्रावधान था। 8 में 14 भाषा का प्रावधान था, 14 भाषा का प्रावधान था। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जा सकता है, प्रावधान था। मूल संविधान में अनुसूची 8 के अंदर कुल कितने भाषा था? तो आप लोगों को याद रखना है कि मूल संविधान में अनुसूची 8 के अंदर कुल 14 भाषा का प्रावधान था। ठीक है, अनुसूची 8 में कुल कितने भाषा थे? 14 भाषा। और समय समय पर संविधान में संशोधन होते गया, और अभी वर्तमान समय में इसी अनुसूची 8 के अंदर कुल 22 भाषा हो गया है। कुल भाषा कितना हो गया है वर्तमान में? तो कुल 22 भाषा हो गया है। अब किस भाषा को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया उसको भी देख लेते हैं। मूल संविधान में अनुसूची 8 के अंदर कुल कितने भाषा? 14 भाषा, और वर्तमान में कितना हो गया? तो 22। समय समय पर संविधान के अंदर इस अनुसूची 8 के अंदर भाषा को जोड़ा गया। इसी क्रम में अगर हम लोग बात कर लें, संविधान में होता है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। कब होता है 21वां संविधान संशोधन? 1967 में। और 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुसूची 8 के अंदर सिंधी भाषा को जोड़ा गया। याद रखिएगा, सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा जोड़ा गया, इसको याद रखिएगा। सिंधी भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। क्लियर है? प्रारंभिक में यानी मूल संविधान के अंदर संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल मिला के 14 भाषा था, और इस तरह से 15वीं भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया? सिंधी भाषा को। कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। आगे बात करें, इसके बाद जो संविधान में संशोधन होता है 71वां संविधान संशोधन होता है
और ये कब होता है 1992 में। और 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया संविधान के 8वीं अनुसूची में। संविधान के 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा को जोड़ी जाती है। कौन कौन? तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है नेपाली, नेपाली, उसके बाद याद रखना है मणिपुरी, मणिपुरी, और उसके बाद याद रखना है कोंकणी, कोंकणी। इन तीनों भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन था? नेपाली था, मणिपुरी था और कोंकणी था। अगर इसको आप लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखना चाहते हैं तो एक शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए, नमक, नमक। देखिए ये न से हो जाएगा आपका नेपाली, म से हो जाएगा मणिपुरी और को से हो जाएगा कोंकणी। तो इस तरह से आप तीनों चीजों को याद रख सकते हैं, तीनों भाषा को, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसको किस वर्ष जोड़ा गया? 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 3 भाषा, कौन कौन? नमक, न म क, न से नेपाली, म से मणिपुरी और को से कोंकणी। ठीक है, तो अब देखिए भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल मिला के कितना भाषा हो गया? 15 और 3 18। उसके बाद संविधान में संशोधन होता है, और ये संशोधन जो होता है ये होता है 92वें संविधान संशोधन 2003 में, 92वें संविधान संशोधन 2003 में। और 2003 में जो 92वें संविधान संशोधन होता है, इसके द्वारा 4 भाषा को जोड़ा जाता है। 4 भाषा कौन? तो याद रखिएगा आप लोग, बोडो, बोडो के बाद याद रखिएगा डोगरी, डोगरी, बोडो, डोगरी। पहले आप याद रखिएगा, सबसे पहले मैथिली याद रखिए, उसके बाद याद रखने में आसान होगा। मैथिली, पहले याद रखिएगा मैथिली, मैथिली, उसके बाद याद रखिए बोडो, बोडो, उसके बाद याद रखिए डोगरी, उसके बाद याद रखना है डोगरी, और उसके बाद याद रखना आप लोगों को संथाली, संथाली। इस तरह से भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक हम आप लोगों को बता देते हैं, MBDS, MBDS। M से मैथिली, B से बोडो, D से डोगरी और S से संथाली। इस तरह से आप लोग चारों भाषा को याद रख सकते हैं, जो कि 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। तो इस तरह से ये हो गया आपके संविधान के लिए संविधान का 8वीं अनुसूची, जिसके अंदर में कि वर्तमान समय में कुल मिला के 22 भाषा का प्रावधान। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा हैं? तो 22 भाषा समय समय पर जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसके द्वारा मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली जोड़ा गया। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा इसी में देखें, भारत का राष्ट्रीय भाषा, भारत का राष्ट्रीय भाषा, भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत का राष्ट्रीय भाषा, भारत का राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। भारत का राष्ट्रीय भाषा का जिक्र है ही नहीं संविधान में। इस राष्ट्रीय भाषा के जगह पे संविधान के अंदर क्या है? तो आप लोगों को याद रखना है राजभाषा। भारत का क्या है? राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि क्या है? राजभाषा है। याद रखना है आप लोगों को, भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राष्ट्रीय भाषा का प्रावधान संविधान के अंदर है ही नहीं। उस राष्ट्रीय भाषा के जगह पे संविधान के अंदर किसकी चर्चा है? तो राजभाषा। और भारत की जो राजभाषा है वो क्या है? हिंदी। आप लोगों को याद रखना है भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है। और हिंदी को राजभाषा का जो मान्यता दिया गया संविधान के द्वारा, वो दिया गया था 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को संविधान का राजभाषा होगा हिंदी। इसका सब प्रावधान कब जो यानी इसको मान्यता जो दिया गया, भारत का राजभाषा हिंदी, इसका प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद की बात करें, किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 343 के अंदर है। अनुच्छेद 343 के अंदर जो है
किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 343 के अंदर वर्णन है भारत की राजभाषा हिंदी होगी। और हिंदी को राजभाषा के रूप में जो संविधान के द्वारा मान्यता दिया गया वो 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। एक सवाल यहीं पर और याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ये कब मनाया जाता है, 10 जनवरी, याद रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और हिंदी दिवस 14 सितंबर, दोनों अलग अलग है। 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा हिंदी होगी, इसको संविधान के द्वारा मान्यता दिया गया, इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। और भारत का राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, राष्ट्र के जगह पे क्या है, राजभाषा है। और इसका प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के अंदर है। तो इस तरह से ये एक प्रश्न हुआ और उसका कितना एक्सप्लेनेशन के माध्यम से प्रश्न आप लोग देख रहे हैं। मैंने पूरा डिटेल से आप लोगों को बता रहे हैं ताकि एग्जाम में अगर प्रश्न किसी भी तरह से पूछे तो आप लोग बनाकर आ सके। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, ये प्रश्न पूछा गया है। अगर आप लोग जानते हैं 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। देखिए 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, ये प्रश्न है। उसके पहले आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन होता कब है, 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। 73वां संविधान संशोधन कब होता है, 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। और इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुसूची 11 जोड़ा जाता है। संविधान में अनुसूची 11 जोड़ा जाता है, संविधान में अनुसूची 11 जोड़ा जाता है, अनुसूची 11 जोड़ा जाता है। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से, संविधान में अनुसूची 11 कब जोड़ा गया, तो संविधान में अनुसूची 11 को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुसूची 11 जोड़ा गया। और इस अनुसूची 11 के अंदर किस विषय वस्तु को शामिल किया गया, तो इसके अंदर शामिल किया गया पंचायती राज। पंचायती राज, पंचायती राज से जो संबंधित कानून है इसको अनुसूची 11 के अंदर जोड़ा गया। और थोड़ा सा बात करें अनुसूची 11 के अंदर कितने विषयों को शामिल किया गया, विषय की बात कर लें तो इसके अंदर कुल विषय जो शामिल किया गया, कुल 29 विषयों को शामिल किया गया। अनुसूची 11 के अंदर में कुल कितने विषयों को शामिल किया गया, तो कुल 29 विषयों को शामिल किया गया। अगर थोड़ा सा हम लोग पंचायती राज पर आएंगे तो वर्तमान समय में भारत के अंदर जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज है। त्रिस्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज। और त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो प्रावधान है वो किसके द्वारा दिया, किस समिति के सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान लाया गया है, याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर भारत के संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज को लाया गया है। भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान किस समिति के सिफारिश पर लाया गया है, बलवंत राय मेहता समिति। एक सवाल यहाँ पर और याद रखिए, द्विस्तरीय पंचायती राज की बात करें, द्विस्तरीय पंचायती राज, द्विस्तरीय की बात किया जाए, ये अशोक राय मेहता समिति के सिफारिश पर लाया गया था। अशोक राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति के सिफारिश पर द्विस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान लाया गया था। और वर्तमान समय में भारत के संविधान के अंदर
त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान है, त्रिस्तरीय। और त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान किस समिति के सिफारिश पर लाया गया था? आप लोगों को याद रखना है, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लाया गया। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन लागू पर जाएंगे। पहले ये समझ रहे थे कि 73वां संविधान संशोधन हुआ कब। 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसके द्वारा कि संविधान में अनुसूची 11 जोड़ा गया। और इस अनुसूची 11 के अंदर क्या रखा गया? पंचायती राज से संबंधित विषय वस्तु रखा गया। और कुल कितने विषयों को शामिल किया गया? तो कुल 29 विषयों को शामिल किया गया। अब हम लोग बात करते हैं इस अनुसूची 11 को लागू कब किया गया। लागू की बात करें यानी 73वां जो संविधान संशोधन हुआ 1992 में, इसको लागू कब किया गया? तो लागू आप लोग याद रखिएगा, लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन को लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसके द्वारा कि भारतीय संविधान के अंदर अनुसूची 11 जोड़ा गया, जिसके अंदर पंचायती राज से संबंधित विषय वस्तु को लाया गया, जिसके अंदर कुल मिला के 29 विषयों को शामिल किया गया। ये जोड़ा गया 1992 में, लेकिन लागू की बात किया जाए तो लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस, प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। क्लियर है इतना? अगर इतना हम लोग पढ़ लिए तो थोड़ा और भी पढ़ ही लीजिए। 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन ये कब होता है? ये भी होता है 1992 में। 74वां संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में। और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुसूची 12 जोड़ा जाता है। अनुसूची 12 जोड़ा जाता है। अनुसूची 12 जोड़ा जाता है। अनुसूची 12 कब जोड़ा गया? तो अनुसूची 12 जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और इसी 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुसूची जो 12 जोड़ा गया, इसके अंदर क्या विषय वस्तु को शामिल किया गया? तो विषय वस्तु की बात करें तो इसके अंदर नगर पालिका से संबंधित प्रावधान लाया गया। नगर पालिका से विषय वस्तु को जोड़ा गया। नगर पालिका, अगर बात कर ले कुल कितने विषयों को शामिल किया गया? कुल विषय 18 इसके अंदर रखा गया। कुल कितने विषय शामिल किया गया? 18 विषयों को शामिल किया गया। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसके द्वारा कि संविधान के अनुसूची 12 जोड़ा जाता है। और अनुसूची 12 के अंदर किस विषय वस्तु को लाया जाता है? तो नगर पालिका को। और इसके अंदर कुल कितने विषय? कुल मिला के 18 विषय। अगर इतना पढ़ लिए, थोड़ा सा और हम लोग आगे जाते हैं। देखिए अनुसूची नंबर 11, अनुसूची नंबर 12, अनुसूची नंबर 9 हम लोग पिछले प्रश्न में पढ़ चुके थे। एक अनुसूची छूट रहा है जो है कि अनुसूची 10। अनुसूची 10 की बात करें तो अनुसूची 10 जो है इसको कब जोड़ा गया? तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इसको जो जोड़ा गया है अनुसूची 10 कब जोड़ा गया? अनुसूची को 1950। देखिए अनुसूची 10 जो जोड़ा गया, आप लोग ध्यान रखिएगा, 52वां संविधान संशोधन होता है। और 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। 52वां संविधान संशोधन कब होता है? 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 में। और इस 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुसूची 10 जोड़ा जाता है। और इस अनुसूची 10 के अंदर किस विषय वस्तु को लाया गया? तो इसके अंदर लाया गया दल बदल कानून। दल बदल कानून कब लाया गया? तो लाया गया है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा अनुसूची 10 के अंदर। दल बदल कानून क्या है? दल बदल कानून जो है मुख्य रूप से विधायक और संसद पर लागू होता है। यानी कि एक दल से निकलकर दूसरे दल में चले जाना, दूसरे दल से निकलकर किसी और दल में आ जाना, इस तरह से जो संबंधित प्रावधान है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा अनुसूची 10 के अंदर जोड़ा गया। और ये मुख्य रूप से किस पर लागू होता है? तो संसद और विधायक पर लागू होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर हम लोग अनुसूची 9 भी पढ़े, अनुसूची 10 भी पढ़े, अनुसूची
11 भी पढ़ लिए और अनुसूची 12 भी पढ़ लिए। क्लियर है? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी अगर ऐसा प्रश्न हो जो नहीं समझ में आए तो आप लोग निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। कमेंट में पूछिए, निश्चित रूप से आपका जवाब हम लोग देंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सार्क से संबंधित। सार्क का स्थापना कब हुआ? सार्क, सार्क जिसको हम लोग दक्षेस भी बोलते हैं, तो सार्क की स्थापना से संबंधित प्रश्न है कि सार्क की स्थापना कब हुई। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताइए सार्क की स्थापना कब हुई। सार्क, सार्क की स्थापना, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई, यह प्रश्न, या सार्क की स्थापना किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया सार्क की स्थापना कब होती है। सार्क की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना होती है। और सार्क की स्थापना, सार्क को ही हम लोग दक्षेस के नाम से भी जानते हैं, इसको भी याद रखिएगा। सार्क का ही नाम क्या है? दक्षेस। अगर सार्क का पूरा नाम की बात करें तो सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा, सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। यानी आप अगर इसको हिंदी में देखना चाहें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है। तो जिस समय इसकी स्थापना हो रही थी, स्थापना के समय कुल 7 सदस्य थे। स्थापना के समय सदस्य, स्थापना के समय कुल सदस्य देश, कुल सदस्य देश, स्थापना के समय कुल सदस्य देश की बात करें तो कुल कितना सदस्य देश था? 7। और बाद में इसमें अफगानिस्तान जुड़ा। अफगानिस्तान, भारत का अफगानिस्तान कब शामिल हुआ? तो ध्यान रखिएगा 2007 में 8वां सदस्य देश, 8वां सदस्य देश, 8वां सदस्य देश जो बना वो कौन सा देश बना? तो आप लोगों को याद रखना है अफगानिस्तान। 8वां सदस्य देश कौन बना? अफगानिस्तान। तो इस तरह से वर्तमान समय में सार्क के कुल सदस्य कितने हो गए? कुल सदस्य की बात करें तो कुल सदस्य देश, कुल सदस्य देश कितना हो गया? तो कुल सदस्य देश कितना हो गया? 8। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि 8 सदस्य देश जो है वो कौन कौन है, तो ये आप लोग याद रखिए। भारत, सबसे पहले भारत याद रखिएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद याद रखिए नेपाल, और नेपाल के बाद याद रखिए भूटान, नेपाल के बाद याद रखिए भूटान, और भूटान के बाद याद रखिए श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद याद रखिए आप लोग मालदीव, मालदीव, और उसके बाद याद रखिए अफगानिस्तान। याद रखिएगा बांग्लादेश, एक देश कौन सा है? बांग्लादेश। ये बांग्लादेश हो गया, और उसके बाद मालदीव हो गया और अफगानिस्तान। ये कुल मिला के 8 सदस्य देश। अगर इसको आप लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखने के लिए कोशिश करेंगे, चाहेंगे, तो याद रखिएगा पीएनबी से बीमा कराओ, पीएनबी से बीमा कराओ, पीएनबी से बीमा कराओ। क्या याद रखिएगा? पीएनबी से बीमा कराओ। देखिए इसी में पूरा प्रश्न आ जाएगा। पीएनबी से बीमा कराओ। पीएनबी, पी से हो जाएगा पाकिस्तान, एन से हो जाएगा नेपाल, बी से हो जाएगा बांग्लादेश, और एस ई से हो जाएगा आपका श्रीलंका, बी से हो जाएगा भूटान, आई से हो जाएगा इंडिया, एम से हो जाएगा मालदीव, और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। क्लियर? तो इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। कैसे याद रखिएगा? पीएनबी से बीमा कराओ, पीएनबी से बीमा कराओ। पी से हो जाएगा पाकिस्तान, एन से हो जाएगा नेपाल, बी से हो जाएगा भूटान, एस से हो जाएगा श्रीलंका, बी से हो जाएगा यहाँ पर, बी से हो जाएगा आपका भूटान या बांग्लादेश, जो भी आप देख लीजिएगा, आई से हो जाएगा इंडिया, एम से मालदीव, और ए से अफगानिस्तान। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। एक सवाल इसमें और रह गया है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सार्क की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी ढाका में। सार्क की स्थापना हुई थी ढाका में, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है ये हेडक्वार्टर है काठमांडू में। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यहीं पर सार्क का मुख्यालय है।
इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? सार्क की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। कहां पर? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इसी सार्क का अन्य नाम है दक्षेस। और सार्क की स्थापना के समय कुल सदस्य कितना था? उस समय कुल 7 सदस्य थे। और 2007 में 8वां सदस्य देश कौन शामिल हुआ? तो अफगानिस्तान जो है 8वां सदस्य के रूप में कब शामिल होता है? तो 2007 में। इस तरह से वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं? कुल सदस्य देश हैं 8। 8 कौन कौन सा सदस्य देश है? भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। अगर इसको आप लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं तो कैसे याद रखेंगे? याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक है पीएनबी से बीमा कराओ। पीएनबी से बीमा कराओ। पी से हो जाएगा पाकिस्तान, एन से हो जाएगा नेपाल, बी से हो जाएगा भूटान, एस से हो जाएगा श्रीलंका, बी से यहाँ पर बांग्लादेश हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, एम से मालदीव हो जाएगा और ए से अफगानिस्तान होगा। तो इस तरह से इसको आप लोग याद भी रख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर यानी इसका प्रधान जो कार्यालय वो कहाँ पर है? काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर सार्क को याद रख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न क्या था इस तरह से कि नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश से संबंधित है? सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया। नीति निर्देशक तत्व जो है इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? हम लोगों को ध्यान रखना है कि नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान लिया गया है भारतीय संविधान में वो लिया गया है आयरलैंड से। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से। अगर हम लोग बात कर लें नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 के अंदर है। और अनुच्छेद की बात कर लिया जाए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रावधान है? तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रावधान है। ठीक है। उसी के आगे बात करें, नीति निर्देशक तत्व जो है इसको लागू करने का अधिकार किसको है? नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का अधिकार राज्य सरकार को है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का अधिकार किसको है? तो राज्य सरकार को। आप लोग याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व कौन लागू कर सकता है? तो राज्य सरकार। और नीति निर्देशक तत्व का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक तत्व का प्रमुख उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, नीति निर्देशक तत्व का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नीति निर्देशक तत्व का प्रमुख उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसको याद रखिएगा, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्व का प्रमुख उद्देश्य है। और नीति निर्देशक तत्व से जो संबंधित परिभाषा है, नीति निर्देशक तत्व का परिभाषा किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 36 के अंदर नीति निर्देशक तत्व के परिभाषा का वर्णन किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व से जो संबंधित प्रावधान है, संबंधित परिभाषा है, यानी नीति निर्देशक तत्व का जो परिभाषा है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 के अंदर है। ठीक है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44। इसको जरूर आप लोग डबल स्टार कर लीजिए, ये बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला देश कौन सा, पहला राज्य कौन सा है? ये भी ध्यान रखिएगा, गोवा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है गोवा। और समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद है 44। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 के अंदर। ठीक है। उसी तरह बात कर ले ग्राम पंचायत, यहाँ पर जो ग्राम पंचायत का प्रावधान है वो अनुच्छेद 40 के अंदर। इसको भी याद रखें, अनुच्छेद 40 के अंदर में पंचायती राज यानी ग्राम पंचायत का प्रावधान का वर्णन है। कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन के बारे में बात करें, कृषि एवं पशुपालन से जो संबंधित प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखिएगा, कृषि एवं पशुपालन का प्रावधान अनुच्छेद 48 के अंदर है। अनुच्छेद 48 के अंदर, अनुच्छेद 48 के अंदर क्या है? कृषि एवं पशुपालन। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अनुच्छेद 51 के अंदर, इसको जरूर याद रखिएगा, यह है अनुच्छेद 51। ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस सवाल को निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है? तो हम लोग सीधा सीधा आंसर करेंगे अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का
अनुच्छेद 51 के अंदर क्या है, तो अनुच्छेद 51 के अंदर है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित प्रावधान। क्लियर इतना। आगे बात कर लें समान काम के लिए समान वेतन, ये भी महत्वपूर्ण है। समान काम के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 39D के अंदर, समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 39D। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 48A के अंदर है। पर्यावरण संरक्षण से जो संबंधित प्रावधान है वो संविधान का अनुच्छेद 48A के अंदर है। इस चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस तरह से प्रश्न, तो यहाँ मुख्य प्रश्न केवल एक ही था, नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश से संबंधित, इस प्रश्न का आंसर हो गया आयरलैंड से संबंधित है। और उसके अलावा इतना सारा प्रश्न जो आप लोगों के लिए एग्जाम में प्रश्न बराबर आता है, उन प्रश्नों को हम लोग एक्सप्लेनेशन के माध्यम से यहाँ पर कवर किए। अगर अब आप लोगों से नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रश्न आएगा तो इसी के अंदर प्रश्न आएगा, इससे बाहर नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रश्न बाहर नहीं आएगा। क्लियर है। तो आज की सभा हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगली सभा में फिर से अगले दिन उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।